हमने यहाँ पर पिछली बार बच्चे एक्सरे स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया और एक्सरे स्पेक्ट्रम से रिलेटेड हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें की और हमने लायमन, बाल्मर, पाशन, आपके पास ब्रैकेट और पी फंड सीरीज के बारे में भी हमने समझा या फिर हमने उसके बारे में अंडरस्टैंड किया। मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूं पहले दो या तीन शॉर्टकट्स जो कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज आपके पास क्या आ जाती है, याद रखना। फॉर आपके पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, फॉर द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एनी सीरीज, फॉर द मैक्सिमम wavelength, for the maximum wavelength of any series, for the maximum wavelength of any series, कोई भी आपके पास स्पेक्ट्रम की सीरीज हो उसके लिए मैक्सिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला मैंने डिराइव किया हुआ है। लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई मेरे पास आ जाएगा 2n+1 इंटू आर। ये हमारे पास है लैम्डा मैक्सिमम और n अब आपके पास क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4 और n की वैल्यू मेरे पास 5। तो लाइमन सीरीज, वी हैव द बाल्मर सीरीज, वी हैव द आपके पास यहाँ पर पाशन सीरीज और मेरे पास यहाँ पर ब्रैकेट आपके पास सीरीज और लास्ट में मेरे पास कौन सी सीरीज आ जाती है, पी फंड सीरीज। ये बात ध्यान रखना। और लैम्डा मिनिमम, अगर लैम्डा मिनिमम है इसको फर्स्ट मेंबर भी बोला जाता है और ये सीरीज लिमिट भी बोली जाती है। दिस इज गिवन बाय मेरे पास n स्क्वायर अपॉन r। नाउ दिस इज n स्क्वायर बाय r। n 1 है लाइमन के लिए, 2 बाल्मर के लिए, 3 पाशन के लिए, 4 ब्रैकेट के लिए, 5 पी फंड के लिए। और यहाँ पर टीचर मुझे एक और चीज पूछ सकता है, द रेशो। यहाँ पर हमारे पास रेशो भी आ सकती है लैम्डा मैक्सिमम टू द लैम्डा मिनिमम की। तो ये रेशो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2n+1। Now these are the some of the important shortcuts for your competitive exams। ये मेरे पास important shortcuts हैं फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम और ये हमको याद होने चाहिए बच्चे, याद रखना। आपको टाइम मिल जाएगा। और एक और बात, जेई के इस साल 2 अटेम्प्ट होंगे, 4 अटेम्प्ट नहीं होंगे। पहली बात ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। पहला अटेम्प्ट आपको अप्रैल के आसपास मिलेगा। अप्रैल मतलब कि मेरे को लगता है कि जस्ट आपके बोर्ड के एग्जाम के आसपास ही यह आपको मिलेगा अटेम्प्ट। और दूसरा अटेम्प्ट आपको मिलेगा मई के अंदर, नहीं तो जून के अंदर। तो इस बात को, क्योंकि बहुत क्लियर है कि जुलाई तक मेरे को लगता है कि एडवांस का पेपर जैसा होता आ रहा था कि जुलाई तक शायद से एडवांस का पेपर दोबारा से करवा ले ताकि एकेडमिक सेशन जो है वो ब्रेक अवे ना हो। इस साल आपको 4 अटेम्प्ट नहीं मिलेंगे, शायद से ये खबर फैल रही है। सीबीएसई के जो नए डायरेक्टर बने हैं कल, वो IITian है और उन्होंने कल शायद से मीटिंग वगैरह की है, कुछ आपस में बातचीत चल रही है इनके कि इस साल बच्चों को 4 नहीं 2 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, 4 नहीं 2 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। फिर सुन लीजिए, 4 नहीं 2 अटेम्प्ट होंगे। पहला अटेम्प्ट अप्रैल के अंदर होगा और दूसरा अटेम्प्ट आपका हो सकता है बच्चे कि जून के आसपास हो जाए या मई के एंड तक हो जाए। तो इस बात में क्लियर, अब मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर लॉजिक क्या दिया जा रहा है कि पिछली बारी कोविड की सिचुएशन थी, बच्चे थोड़े से अनप्रिपेयर्ड रहे होंगे, स्कूल की क्लासेस रेगुलर नहीं थी, तो 4 अटेम्प्ट्स दिए जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अब आपको 4 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, 2 अटेम्प्ट्स के अंदर कहानी खत्म कर दी जाएगी। चलते अब हम आगे की तरफ। तो आज हम यहाँ पर शुरू करते हैं द न्यू चैप्टर विच इज द न्यूक्लियर फिजिक्स। Which is the nuclear physics? न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास यहाँ पर डील करता है बेसिकली 2 हिस्सों के अंदर ये डील करता है। एक, क्या हमारे पास न्यूक्लियस क्या चीज है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इस तरह से चीजें हम डील करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स क्या है या न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में डील करती है। और जो इसका सेकंड सेक्शन है वो है रेडियो एक्टिविटी।
जहां पर पहला सेक्शन पूरा थ्योरेटिकल है, जिसके अंदर से कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है कि आप कोई नई चीजें बना सकें। वहां पर रेडियो एक्टिविटी वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिकल है, न्यूमेरिकल उसी में से आएंगे। तो प्राइमरली ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा, प्रॉपर्टी एंड द डेफिनेशन ऑफ द न्यूक्लियस, एंड दूसरा न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन यानी कि रेडियो एक्टिविटी। हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से पता होनी चाहिए, जैसे व्हाट इज द न्यूक्लियस। अगर हम बात करें कि हमारे पास न्यूक्लियस क्या चीज है, तो आप बोलते हो कि जो न्यूक्लियस है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो ये आपके पास सेंट्रल, दिस इज द सेंट्रल कोर एंड मैसिव, द सेंट्रल कोर एंड द massive part, this is the massive part of the atom, this is the central core and the massive part of the atom। पहली बात ये आ जाती है। दूसरी चीज, जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास क्या होता है, इज इट पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। दिस इज आपके पास पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, नंबर वन। नंबर दो बच्चा, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, द न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ, सपोज कि ये मेरे पास एक एटम है, इस एटम के अंदर अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है, नाउ इट कंपोज्ड ऑफ, बताओ इसके अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन आपके पास हो सकती है। तो हम बोल सकते हैं जी इसके कॉम्पोजिशन में कोई एक प्रोटॉन, वी कैन हैव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर प्रोटॉन आपके पास। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस के कॉम्पोजिशन के अंदर आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन क्या, तो हम बोल देते हैं कि न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। आगे चल के इस बिलीफ को हम ब्रेक भी करेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज जरूर एग्जिस्ट करता है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा आपके पास नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। बात करते हैं आगे की तरफ। हम अगर कभी भी न्यूक्लियस को देखते हैं तो पहले तो हम मास को देखेंगे कि यहां पर मेरे पास एक नई चीज आ जाएगी विच इज नोन एज टू बी दी AMU। Now what is AMU? AMU is known as to be the atomic mass unit। यह हमारे पास आ जाती है एटॉमिक मास यूनिट, और आपके पास एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है, 1.66 into 10 raised to power -27 kg, ये हमारे पास है। एंड दिस इज द मास ऑफ, ये हमारे पास किसका मास होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ, 1/12 ऑफ द मास ऑफ, कितना बचे आपके पास, C12। तो C12 एटम के जो हमारे पास यहाँ पर मास का 1/12 ले लेते हैं तो AMU बन जाता है। AMU हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रॉन का अगर मास देखने जाए रफली तो ये 0.1235 AMU के बराबर है आपके पास। अगर आप 1 प्रोटॉन का AMU के अंदर मास देखने जाए 1.00, आपके पास यहाँ पर 0.72 AMU के बराबर है। और अगर मैं न्यूट्रॉन के मास को देखने जाऊं तो 1.00083 आपके पास AMU के बराबर। तो ये मेरे पास एटॉमिक मास यूनिट है। अच्छा, हमारे पास जो भी कहीं पर भी हमें न्यूक्लियस मिलता है, मास बताते हैं, जनरली हम किसी भी चीज का मास बता देते हैं। तो हमारे पास किसी भी सिस्टम के मास को डिफाइन जब किया जाता है, जैसे मैं पीरियोडिक टेबल देखता हूँ, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मास आप लगाते हो वो कौन सा मास होता है, क्या वो एवरेज मास होता है कि वो रियल मास होता है। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मेरे पास सपोज कि कोई पर्सन आपको ये बोल देता है कि यहाँ पर सोडियम है, हम 23 लिख देते हैं, क्या ये एग्जैक्ट 23 होता है कि 23 पॉइंट समथिंग होता है, बोलो शाबाश, 23 समथिंग हो जाता है। यानी कि इसका एग्जैक्ट मास आपके पास 23 के आसपास नहीं होता है बच्चे। और रीजन क्या है बच्चे, क्योंकि हमारे पास सोडियम के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। अब हम इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, यानी कि हम एटॉमिक मास यूनिट के बाद बोलते हैं कि भाई आप एक न्यूक्लियस है, एक एटम का मास कैसे लगा देते हो। तो हम बोलते हैं कि भाई हम सबसे पहले देखते हैं कि नेचर में इसके कितने आइसोटोप्स पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे गोल्ड, आप में से किसी बच्चे को पता है कि गोल्ड के कितने आइसोटोप पॉसिबल है, आप में से किसी बच्चे को पता है कि गोल्ड, जो सिंपल सा हम गोल्ड पहनते हैं, वो जो कानों में मैंने गोल्ड पहना हुआ है वो एक सिंगल गोल्ड से नहीं बना हुआ है, गोल्ड्स के आइसोटोप्स भी इसमें शामिल है। कितने आइसोटोप्स हैं गोल्ड के, किसी बच्चे को पता है इसके बारे में, बहुत नॉलेजेबल पॉइंट।
किसी बच्चे को पता है? बोलो। गोल्ड के अंदर कितने आइसोटोप्स होते हैं? बोलो शाबाश। गोल्ड के अंदर 32 आइसोटोप्स होते हैं। ये अंडरस्टैंड करो, गोल्ड के अंदर कितने आइसोटोप्स होते हैं? 32 आइसोटोप्स। यानी कि ये प्योर गोल्ड है? नहीं, ये हमारे पास इसमें इसके 32 आइसोटोप से मिलके बना, जिसमें से एक जो आइसोटोप होगा या एक जो फॉर्म होगी वो प्योर गोल्ड की होगी। लेकिन हमको नेचर कभी भी एक जैसा एलिमेंट नहीं देता। तो पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट है एक्स, एक एलिमेंट है मेरे पास एक्स, इस एलिमेंट एक्स की हमारे पास बहुत सारी अबंडेंस होती है, यानी कि इसका जो m1 मास का आइसोटोप है वो आपको x% मिल रहा है नेचर के अंदर। आपको m2 मास का आइसोटोप जो है बच्चे y% मिल रहा है, और आपके पास m3 मास का आइसोटोप z% मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव अबंडेंस, यानी कि ये कितना अबंडेंट है हमारे पास नेचर के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पर m1 आपके पास x% है, m2 y% है, m3 z% है, और हमारे पास इसका पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मास लगाया जाता है वो हमारे पास कौन सा मास होता है? एवरेज मास। और वो कैसे दिया जाता है? x मल्टीप्लाइड बाई m1 प्लस y, और यहाँ पर m2 प्लस z, और ये मेरे पास m3 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। क्या ऐसा क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में पूछा गया हुआ है? बिल्कुल पूछा गया। क्या ये सीबीएसई में आ सकता है? आ सकता है। ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई में आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी वालों ने पूछा हुआ। तो हमको पता लग गया किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह देनी है तो उसका जो मास आप बताते हो वो एवरेज मास होता है, वो उनके सभी आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस से निकाला जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास यहां पर आ जाती है द कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं क्या आपके न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन क्या? व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस? आपके न्यूक्लियस के कॉम्पोजिशन क्या? मेरे पास अगर कोई भी एक केमिकल स्पीशीज है, मेरे पास अगर कोई भी एक केमिकल स्पीशीज है, कोई भी, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं एक्स ए जेड से, आपके पास मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्स ए जेड से। यहां पर बताओ कि ए आपके पास यहां पर क्या आ जाता है? दिस इज द टोटल मास, ये एक तरह से टोटल मास है बच्चा, हमारे पास एटॉमिक वेट बोलते हैं। एंड दिस इज आल्सो द सम ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस आपके पास नंबर ऑफ क्या है बच्चे? आपके पास न्यूट्रॉन्स। ये हमारे पास ए। तो Z आपके पास यहां पर क्या? द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और दिस इज आल्सो द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। तो जल्दी बता दो, देयरफॉर द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा? जल्दी बताओ। तो नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन किसके बराबर आ जाएगा? दिस विल बी ए माइनस ऑफ Z। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? a माइनस ऑफ z। नाउ दिस इज a माइनस ऑफ z। तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ हमारे पास क्या आ जाती है? न्यूक्लियस आ जाती है। नेक्स्ट आल्सो, किसी बच्चों को पता है कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कैसे निकाला जाता है? हाउ यू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस? हाउ यू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस? किसी बच्चों को पता है? How you find the radius of the nucleus? The radius of the nucleus is given by r is equal to r naught, और यहां पर मेरे पास a की पावर आपके पास कितने के बराबर है? 1/3। Now this is the radius of the nucleus। यहाँ पर a उसका एटॉमिक आपके पास मास नंबर है या एटॉमिक वेट है। यहाँ पर r मेरे पास क्या? द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, जिसका एलिमेंट जो है हमारे पास, द एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर ए, जिसके एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाता है? ए के बराबर आ जाता है। आर नॉट आपके पास आर नॉट क्या? दिस इज इक्वल टू 1.2 फेम्टोमीटर। 1 फेम्टोमीटर मतलब 10⁻⁻⁻15 मीटर, and R naught is also the
जो आर नॉट है बच्चे, या हमारे पास और क्या हो जाएगा, द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया। तो इसमें छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे, यानी कि दो एलिमेंट्स दे दिए और उन दोनों एलिमेंट्स के आपने क्या निकाल देनी है बच्चे, रेडियस की रेशियो एक को, और वो जानबूझ के आपको ऐसी टर्म देगा जिसका क्यूब रूट निकल सकता है, जिसका क्यूब रूट निकल सकता है। एक का रेडियस दे देगा, दूसरे का निकालने को बोलेगा, यहाँ रेडियस दे के बोलेगा आप बताइए कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक वेट नंबर क्या होगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। और इसी तरीके से मेरे पास न्यूक्लियस की डेंसिटी भी तो होगी। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाती है, वी हैव द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, वी हैव द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, सो वी हैव द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो डेंसिटी आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल मास अपॉन आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, total volume. So we have total mass upon total volume. Now we can treat the nucleus as a spherical body. हम इसको ट्रीट कर सकते हैं एज अ स्फेरिकल बॉडी, कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, तो उसका वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास देखो मास क्या आ जाएगा, टोटल मास। तो हम बोलेंगे भैया इसमें कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है, और सबका मास हम m के आसपास मान लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर a आ जाएगा। a क्यों भाई, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन, तो a आ गया मेरे पास। उसके बाद क्या, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द, आपके पास रफली मास बच्चे प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का एक, क्योंकि बहुत क्लोज है तो हम रफ एक मास इसका ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं दोनों का। और नीचे मेरे पास वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, 4/3 पाई इंटू आपके पास आर का क्यूब, तो आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3 और इसका क्यूब। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर हम देखें तो मेरे पास एम ए इंटू 3 अपॉन 4 पाई इंटू आर नॉट का क्यूब, ये तो ए आपके पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3m अपॉन 4 पाई इंटू आर नॉट का क्यूब। अब देखो जो मास है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब बच्चा हमारे पास आर नॉट वो भी कांस्टेंट है, 4 पाई वो भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आपके पास क्या रहती है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या रहती है, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस रिमेन्स कांस्टेंट, द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपके पास यहाँ पर क्या रहती है बच्चे, इट रिमेन्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितने के बराबर आ जाती है, 2.38 into 2.38 into 10 raised to power 17 kg per meter cube. You have to remember this one. आपको ये बात याद करनी पड़ेगी कि what is the density of nucleus, 2.38 10 raised to power 17 kg per meter cube, 17 kg per meter cube। ये पॉइंट अब आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ये 1 या 2 मार्क्स का आएगा, इसमें से सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नई चीज इसके अंदर कोई भी नहीं आ सकती। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास अब आ जाता है कि आपको टीचर क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द न्यूक्लियॉन्स, व्हाट आर द न्यूक्लियॉन्स, व्हाट आर द न्यूक्लियॉन्स। तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा, द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स, the protons and the neutron are supposed to be आपके पास projection of single particle, the projection of a single particle called the nucleon, single particle called the nucleon। यानी कि हम बोलते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, ये कोई एक सिंगल पार्टिकल है न्यूक्लियन, इसकी ये प्रोजेक्शन है। बच्चा बोलता है सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे 1 रुपए का सिक्का है, अगर एक तरफ देखते हैं तो हेड नजर आता है, दूसरी तरफ से टेल नजर आता है, पर होता वो 1 रुपए का ही सिक्का है। ऐसे बोला जाता है कि न्यूक्लियन एक बहुत बड़ा पार्टिकल है और वो सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से और बाकी कई और फैक्टर्स के हिसाब से
वो कभी प्रोटॉन की तरह बिहेव करता है और कई बार वो न्यूट्रॉन की तरह बिहेव करता है। तो माना गया कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये किसी सिंगल पार्टिकल की ही क्या है बच्चे, दो अलग अलग प्रोजेक्शंस है। जहां पर बोला गया कि हमारे पास प्रोटॉन का मतलब एक तरीके से हम मान सकते हैं कि बच्चे अप स्पिन, अगर अप स्पिन है तो वो आपके पास प्रोटॉन बन जाएगा न्यूक्लियन, और अगर ये डाउन स्पिन है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन। अगेन ये याद करने वाली चीज है, इसके अंदर कोई क्रिएटिविटी वाली बात नहीं कि कोई नई चीज आपको टीचर कैसे बता देगा, ये तो न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन क्या है, एक पार्टिकल, जिस पार्टिकल के एक प्रोजेक्शन प्रोटॉन कहलाती है, और अगर वो दूसरी प्रोजेक्शन देखते हो तो वो न्यूट्रॉन कहला देती है। काम खत्म। नेक्स्ट सर बोलो बोलो बोलो। सर जो इसका एटम जो न्यूक्लियर में एटॉमिक वाला था वो उतना ही था जितना आपने कराया? हाँ बिल्कुल बच्चे, उतना ही है बच्चे, आपके पास उतना ही है। ज्यादा से ज्यादा एक्सरे स्पेक्ट्रा था, एक्सरे स्पेक्ट्रा की हमने एक्स्ट्रा क्लास लगा ली थी बच्चे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। बिल्कुल बहुत छोटा छोटा है ये, बिल्कुल। तो हमारे पास यहाँ पर अब आपके लिए न्यूक्लियन भी आ गया। अब इसके बाद बच्चा हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मास एनर्जी इक्विवेलेंस। सो नेक्स्ट इज द मास, आपके पास एनर्जी इक्विवेलेंस। सो नेक्स्ट इज द मास एनर्जी इक्विवेलेंस। सो मास एनर्जी इक्विवेलेंस हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आइंस्टीन का एक फॉर्मूला। सो वी हैव द Einstein formulation. So we have the Einstein formulation. According to this one, the mass, जो आपके पास mass है आपके पास, can have an equivalent energy. यानी कि अगर मेरे पास देखा जाए कि आपके पास कोई एक मास है, डेल्टा एम का मास डिफरेंस आपके आसपास बच्चे एक एनर्जी ई को क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो ये आपके पास मास एनर्जी इक्विवेलेंस है। इसके अकॉर्डिंगली क्या आ जाता है बच्चे, वी कैन राइट डाउन एनी डिफरेंस इन द मास, any difference in the mass, any difference in the mass, any difference in the mass can produce equivalent energy, can produce the equivalent energy। ये हमको equivalent energy दे सकता है, ये हमको equivalent energy प्रोवाइड कर सकता है, ये इक्विवेलेंट एनर्जी हमको दे सकता है अगर मास में कोई चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपको मिलता है, और ये देखो कितना इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखना बच्चे। फॉर एनर्जी, फॉर द मास डिफरेंस, फॉर द मास डिफरेंस ऑफ 1 AMU, फॉर द मास डिफरेंस ऑफ 1 AMU, यानी कि एक एटॉमिक मास का अगर डिफरेंस आता है तो काके ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास एनर्जी पता है कितने की प्रोड्यूस हो जाती है, 931.5 MeV की, और 1 AMU देखो कितने के बराबर है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। सोच के देखो बच्चे हमारे पास कि ये कितनी बड़ी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अगर किसी सिस्टम के अंदर आप 1 AMU, बहुत छोटा सा मास है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, इस मास का अगर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो आपको कितने की एनर्जी मिल जाएगी, 931.5 MeV की। यानी कि हमको कितने की एनर्जी मिल जाएगी, आपके पास 931.5 MeV की आपको एनर्जी मिल जाएगी। ये बहुत एनॉर्मस है, और कहीं ना कहीं यही बच्चा हमारे पास आगे चलकर न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स भी बना। यानी कि हमको न्यूक्लियर एनर्जी का जो सोर्स है वो कैसे पता लगा, वो E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर से पता लगा। मुझे पता लगा कि अगर मैं किसी तरीके से किसी फ्यूल का इतना मास यूज कर दूं, किसी तरीके से इतना डिफरेंस लेके आ जाऊं, तो मुझे इतनी एनर्जी मिल सकती है, इतनी एनर्जी को मैं डिराइव कर सकता हूं। पर ये पॉइंट क्या सीधा सीधा आ गया था या फिर ये घूम फिर के आया था, तो ये पॉइंट दिमाग में कैसे आया, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। और इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मास डिफेक्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ द मास डिफेक्ट, डेल्टा एम, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि व्हाट इज द मास डिफेक्ट।
मास डिफेक्ट बच्चा हमारे पास क्या क्या आपके पास कहा जाता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस, इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस, in the formation of the nucleus, the most stable structure of the universe, the most stable structure of the universe, the most stable structure of the universe, some mass of the nucleus is lost, some mass of the nucleus is lost. कैसे पता लगा? एक्सपेरिमेंट से. some mass of the nucleus is lost, some mass of the nucleus is lost. ये कैसे पता लगा? एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट से. एंड therefore the original mass या calculated mass, the calculated mass of the nucleus, the calculated mass of the nucleus and the observed mass of the nucleus is not same. and the observed mass, और जो आपका observed mass है of the nucleus is not same. Observed mass of the nucleus is not same. is not same. अगर कोई बच्चा चैलेंज करता है सर ये कैसे हो सकता है, तो भैया हमको डाटा पे काम करना पड़ेगा. हमको लेबोरेटरी में जाकर एक जो आपको डाटा मिलेगा कि भैया देखो आप कैलकुलेट ये कर रहे हो पर हमारे मशीन की रीडिंग तो ये बोल रही है. अब जैसे कोई पर्सन मुझे ये बोलता है सर आपका वेट कितना है, तो मैं बोलता हूँ 50 किलो. सर चलो मेजर करके आते हैं. और मैं मेजर करने गया, मेरा वेट निकला 80 किलो. तो सर आप झूठ बोल रहे थे. उन्होंने यार मेरे को लगा कि इतना होना चाहिए, पर ये जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो ये मशीन की मदद से ऑब्जर्व कर रहे हो. तो बात बच्चे दो चीजें आ जाती है, एक हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं न्यूक्लियस का मास, और दूसरा जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मशीन से, एक्सपेरिमेंट से, लैब के अंदर, वो अलग आया. तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पर ऐसा ये डिफरेंस आ क्यों रहा है. उनको पता था कि एक डिफरेंस आ रहा है. कैसे? मेरे पास यहाँ पर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये मेरे पास XA into Z ये हमारे पास है. सो देयरफॉर अगर हम यहाँ पर बोले द मास आपके पास ऑफ द न्यूक्लियस कैलकुलेटेड, कोई बच्चा बता सकता है कैलकुलेटेड मास कितने के बराबर आएगा? तो आपका कैलकुलेटेड मास आएगा the mass of the proton multiplied by Z and plus of mass of the neutron, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? A minus Z. ये मास आना चाहिए, यानी कि ये मास आपके पास इसका आना चाहिए बच्चे आपके पास. लेकिन जब आप मास इसका ऑब्जर्व करते हो, मास ऑफ द न्यूक्लियस जब आप एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जर्व करते हो तो हमारे पास इसका मास क्या हो जाता है? It becomes less than the mass calculated. ये आपके पास जो कैलकुलेटेड मास है ये उससे हमारे पास क्या हो जाता है? कम हो जाता है. तो हमारा दिमाग ये कहता है मास गया कहाँ, मास गायब कहाँ पे हो गया, मास चला कहाँ पे गया यार. मतलब कि आपको ये बात समझ ही नहीं आई. और मास अगर जा रहा है तो एक प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम एक और थी. जी आयुष पूछना चाह रहे हो बच्चे कुछ? आयुष पूछना कुछ? अच्छा, सो हमारे पास ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि जो मास आप एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व कर रहे हो और जो मास आप कैलकुलेट कर रहे हो ये अलग है. ये कुछ ऐसा क्या हुआ जैसे कि आप मार्केट के अंदर गए और मार्केट के अंदर आपने एक बास्केट ली, आपने एक बास्केट ली और उस बास्केट में आपने सामान रखना शुरू कर दिया. कैसे? आपने 1 किलो यहाँ पर शुगर ले ली, ठीक है, आपने रख दिया. फिर आपने 2 किलो क्या रख दिया बच्चा? आपने पास चावल यानी कि राइस रख लिया. फिर बच्चा आपने यहाँ पर 3 किलो गुड़ रख लिया यानी कि बच्चा आपने जैगरी रख ली. तो इस तरीके से आपने सामान इकट्ठा किया. तो आपका दिमाग क्या बोलता है कि इस बास्केट का वेट कितना होना चाहिए? 6 kg. लेकिन जब आप इसको मशीन पे रखते हो, जब आप इसको मशीन पे रखते हो तो इस मशीन पे इसकी रीडिंग 6 kg नहीं आकर कितनी आ रही है? 4.5 kg. तो आप बोलोगे यार ये क्या हो गया, ये मास कहां पर चला गया? आपको समझ नहीं आ रहा है कि मास गया कहां पर इतनी भी बात श्योर है बच्चे कि मास जा रहा है. लेकिन क्यों जा रहा है और किस वजह से जा रहा है ये किसी को क्लियर नहीं था. पर मास जा रहा है ये पता है. तो लोगों ने मास डिफेक्ट को पहले तो बताना शुरू किया. क्या हमारे पास मास डिफेक्ट क्या है? तो उन्होंने बोला जी देखिए मास डिफेक्ट डेल्टा M इज इक्वल टू
मेरे पास मास कैलकुलेटेड, मास ऑफ द प्रोटॉन into number of proton plus mass of the neutron, number of the neutron, and minus mass of the nucleus, minus mass of the nucleus। और ये सारा का सारा किसके अंदर चला गया बच्चा? हमारे पास EMU के अंदर। लेकिन मुझे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि ये मास जा क्यों रहा है। मास जा रहा है इतना मुझे पता है, पर ये मास जा क्यों रहा है ये किसी को नहीं पता। और अनलेस और अनटिल, जब तक बच्चा हमारे पास एक प्रॉब्लम और नहीं आई, और वो प्रॉब्लम थी न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स की क्या मान के चलते हैं बच्चे? बेसिक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेट करके चलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और दूसरी बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों की वजह से बच्चे हमको इस प्रॉब्लम में का सोल्यूशन पता लगा। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर मेनली दो फोर्सेस काम करेंगे। हमारे पास दो फोर्सेस कौन कौन सी काम करेंगी? प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं। तो हमारे पास इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में कैसी फोर्स लगेगी? अट्रैक्टिव लगेगी कि रिपल्सिव लगेगी? क्या लगता है? तो हम बोलते हैं कि जी इनके बीच में तो रिपल्सिव फोर्स लग जाएगी, इनके बीच में तो हमारे पास क्या लग जाएगी? रिपल्सिव फोर्सेस लग जाएंगी। रिपल्सिव फोर्सेस, न्यूट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करेगी। तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्टिव होती है कि रिपल्सिव होती है? तो आप ये बोलते हो कि रिपल्सिव हो जाती है। तो आपने बोला देन हाउ द न्यूक्लियस कैन बी फॉर्म, हाउ द न्यूक्लियस कैन बी फॉर्म। आप बताओ फिर न्यूक्लियस कैसे बन सकता है? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव है तो न्यूक्लियस बन कैसे सकता है? क्योंकि तो प्रोटॉन और प्रोटॉन तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? उड़ा के रख देंगे। तो फिर कि कोई पर्सन आया, उसने बोला नहीं नहीं इसके बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स भी होती है। अच्छा बोलो वो कैसी होती है? तो उसने बोला जी ये न्यूक्लियर फोर्स पहले तो चार्ज इंडिपेंडेंट, हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, घबराना मत, मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये न्यूक्लियर फोर्स कैसे होती है? उसने बोला चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी। अच्छा चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी मतलब ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग सकती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकती है, और बच्चे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकती है। तो फिर ये किस पे डिपेंड करेगी? उसने बोला स्पिन पे डिपेंड करेगी। स्पिन कैसे? अब इसके लिए तो बच्चा आप मुझे बताओ, आपने केमिस्ट्री में हुंड्स रूल किया हुआ है? हुंड्स रूल किया हुआ है? यस और नो? यस सर। हुंड्स रूल क्या बोलता है बच्चे? कि सबसे पहले एक तरह के स्पिन से सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो भरते जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट होगा, हाँ या ना? और उन दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए कि ऑपोजिट होनी चाहिए? बात तो ये सारी चीजें देखो यहाँ पर। मैं अगर कई बार हो जाता है कि मैं इमोशनल होकर थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी निकाल देता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ नहीं यार ये ज्यादा हो गया। तो इस वजह से एक्चुअल के अंदर आप केमिस्ट्री को इसके साथ पढ़ो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आता है। ऑफ प्रिंसिपल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, और हमारे पास हुंड्स रूल है, और भी कई ऐसे प्रिंसिपल्स है जो समझाते हैं कि स्पिन क्या चीज है या बाकी चीजें क्या है। खैर उनको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। यानी कि दो चीजें उन्होंने बोली, एक तो ये फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट है, पहली चीज तो उन्होंने बोली कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। तो ये डिपेंड किस पे करेगी? उन्होंने बोला जी ये स्पिन डिपेंडेंट है। ये बच्चा हमारे पास स्पिन डिपेंडेंट है, यानी कि आपके पास स्पिन कैसा होगा उसके ऊपर से ये अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज और क्या बोली? ये सेपरेशन डिपेंडेंट है, ये सेपरेशन डिपेंडेंट है। और वो भी अजीब चीज इन्होंने बोली, बहुत अजीब चीज बोली, आपको भी लगेगा ये क्या बात हुई सर। उन्होंने ये बोला कि जब हमारे पास न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन क्लोज होते हैं तो ये रिपल्सिव हो जाती है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्लोज हो जाती है तो ये रिपल्सिव हो जाती है। और बच्चे जब ये दूर होते हैं तो ये अट्रैक्टिव हो जाती है। भैया भेजा घूम गया, लेकिन बोले कि भैया हम नहीं समझा सकते, ये प्रॉब्लम ही ऐसी है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही हो सकता है और तो कोई हो नहीं सकता। यानी कि उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास न्यूक्लियॉन्स लेस डिस्टेंस के ऊपर है तो ये आपके पास क्या हो जाती है? रिपल्सिव हो जाती है। अगर रिपल्सिव नहीं होगी तो न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे बच्चे, तो एक रिएक्शन चल पड़ेगी। और अगर लार्ज डिस्टेंसेस पे ये हम चले जाते हैं, कौन? न्यूक्लियॉन्स, तो फिर
ये न्यूक्लियर फोर्स आपके पास क्या हो जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती है। यानी सारी सिचुएशन के हिसाब से आप सुबह उठे, आपको एक नई प्रॉब्लम पता लगी, आपने उसका सोल्यूशन बनाकर दे दिया। आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं थी, धीरे धीरे करके आपको इसकी नॉलेज मिलती गई, और धीरे धीरे करके बच्चे हम एक न्यूक्लियस के मॉडल को डेवलप करते गए। ये नहीं हुआ कि एक पर्सन आया, उठा, उसने एक्सपेरिमेंट किया और एक ही दिन में न्यूक्लियस के पूरे मॉडल को उसने लिख दिया। आज भी न्यूक्लियर फोर्स जो है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मिस्टीरियस फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ये बच्चा हमारे पास मिस्टीरियस फोर्स है। नाउ दिस इज द मिस्टीरियस फोर्स, इसके अंदर बहुत सारी बच्चा हमारे पास मिस्ट्री इसके आसपास है कि काम कैसे कर रही, ये क्या बात होगी सर कि आपने बोल दिया चार्ज इंडिपेंडेंट है, स्पिन आपके पास डिपेंडेंट है, सेपरेशन पे है, कम पे ये रिपल्सिव है, ज्यादा पे अट्रैक्टिव है, सर क्या बात कर रही हो। लेकिन एक बात सोचो ना, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स अगर दूर जाएंगे तो अगर ये अट्रैक्टिव होगी तो न्यूक्लियस तभी तो ब्रेक नहीं होगा ना। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और ये पास आ रहे हैं तो ये रिपेल करेगा, तभी तो बच्चे न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे में फ्यूज नहीं होंगे। तो ये बात धीरे धीरे करके उन्होंने दिमाग में डालनी स्टार्ट कर दी। हाँ, अब ये डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है, अब ये अब बोला गया तो डिस्टेंस पे न्यूमेरिकली कैसे डिपेंड करती है। तो ये फोर्स 1 बच्चा हमारे पास r के पावर n पे डिपेंड करते हैं, या बोले बच्चे हमारे पास क्यूब के ऊपर। तो कुल मिलाकर न्यूक्लियर फोर्स बता दी गई, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, या फिर हम बोले कि न्यूक्लियर फोर्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इस यूनिवर्स की न्यूक्लियर फोर्स है, पर हम उसके बारे में ज्यादा जानते नहीं, पहचानते नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बच्चे, हमारे पास ये कौन सी फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो हमारे प्रॉब्लम की जड़ है, नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इस दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक फ्रिक्शन और दूसरी न्यूक्लियर। एक फ्रिक्शन, दूसरी न्यूक्लियर, एक फ्रिक्शन, दूसरी न्यूक्लियर। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, हमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिनाइज, ये डिनाई कर देती है बच्चे, ये डिनाई कर देती है बच्चे, डिनाइज द फॉर्मेशन ऑफ बाउंड सिस्टम, द फॉर्मेशन of bound system, the formation of the bound system, the formation of the bound system। कहीं पर भी बाउंड सिस्टम बनता है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स से बनता है, नॉन कंजर्वेटिव से नहीं। This denies the formation of the bound system, but लेकिन बच्चा हमारे पास क्या है, बट दी, लेकिन हमारे पास जो न्यूक्लियस है, बट द न्यूक्लियस इज अ बाउंड सिस्टम, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बट द न्यूक्लियस इज अ बाउंड सिस्टम। लेकिन जो आपका न्यूक्लियस है वो बाउंड सिस्टम है, और आगे लग गया क्वेश्चन मार्क हाउ, फिर प्रॉब्लम में फंस गए, हम प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी के अंदर उन साइंटिस्टों के पास क्या चैलेंज था। मैंने अगर आपको किताबी चीजें पढ़ानी है तो मैं रट्टा मार के आगे निकलवा देता हूँ, अच्छा मास डिफेक्ट हो जाता है, ऐसा हो जाता है, इसको ऐसे न्यूमेरिकल आना नहीं बेटा, आप याद करते हो आगे चलो। लेकिन अगर मुझे चीजों को बहुत सही से समझना है तो मुझे उन साइंटिस्टों की प्रॉब्लम भी समझ में आनी चाहिए कि भैया प्रॉब्लम एक्चुअल में थी क्या, आपकी प्रॉब्लम किस तरीके से जनरेट हुई। प्रॉब्लम ये थी मास डिफेक्ट आ रहा था, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम ये थी कि अंदर एक न्यूक्लियर फोर्स भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी ने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तो न्यूक्लियस ब्रेक अवे हो जाना चाहिए, और वो बाउंड है, तो उन्होंने बोला न्यूक्लियर फोर्स होनी चाहिए। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स है, प्रॉपर्टी पढ़ते गए, पता लगा नॉन कंजर्वेटिव है, फिर बोला कि भैया ये न्यूक्लियस बाउंड सिस्टम बन कैसे सकता है, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस सिस्टम को तोड़ देती हैं, एनर्जी को कंजर्व नहीं रखती हैं, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तब साइंटिस्टों ने एक बात बोली, उन्होंने बोला कि ये जो हमारे पास मास डिफेक्ट है ये गायब हो जाता है, और ये गायब होकर क्या देता है, हमें एक इक्विवेलेंट फॉर्म की एनर्जी देता है। यानी कि कहीं पर भी अगर मेरे पास क्या हो जाता है, मास गायब हो जाता है, कहीं पर भी मेरे पास अगर मास गायब हो जाता है तो वो आपको अपने एनर्जी दे बराबर देता की है। क्या देगा बच्चे, एक एनर्जी देगा, और इस एनर्जी को हमने बोला बाइंडिंग एनर्जी, और इस बाइंडिंग एनर्जी से न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से ग्लू हो गए, यानी कि जुड़ गए।
और यही बाइंडिंग एनर्जी अगर आप बाहर से प्रोवाइड करते हो तो आपको बच्चे वो न्यूक्लियस को तोड़ने में हेल्प मिलती है। तो ये बच्चा हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का कॉज निकला। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी हमको क्या बोला गया कि व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी। सो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक तैयार हो जाता है विच इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी, विच इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी को हम कैपिटल बी और कैपिटल ई से डिनोट कर देते हैं और यह हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, यह हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे, दिस इज द एनर्जी, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। ये बच्चे हमको एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है बच्चे फ्रॉम आउटसाइड to disintegrate the nucleus, to disintegrate the nucleus, to disintegrate the nucleus, ताकि हम न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट कर सके एंड send the nucleons to infinity, send the nucleons, सारे के सारे nucleons, and send the nucleons all of them to the infinity, to the infinity, ताकि हम सारे के सारे न्यूक्लियस को कहां की तरफ को भेज दे बच्चे, इन्फिनिटी की तरफ को भेज दे। तो ये मेरे पास क्या बन जाती है, बाइंडिंग एनर्जी। अब ये बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी कैसे और इसको बनाना कैसे है ये अंडरस्टैंड करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी, सो मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी इज सिंपली द मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय, आपके पास क्या आ जाएगा, सी का स्क्वायर, मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय सी का स्क्वायर। मास डिफेक्ट कितने के बराबर है, z इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस ऑफ ए माइनस z मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। और अब ये सब एएमयू के अंदर आएगा। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 931.5 MeV के साथ। नाउ दिस बिकम्स द बाइंडिंग एनर्जी। ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आपके पास किसकी आ जाएगी, किसी भी आपके पास न्यूक्लियस की। तो बाइंडिंग एनर्जी आपको क्या लगता है कि बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि बहुत कम होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे ज्यादा। और क्यों ज्यादा, तो ताकि बच्चे उसको डिसइंटीग्रेट करना क्या हो जाए, थोड़ा सा बच्चा हमारे लिए यहाँ पर क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। अगर बाइंडिंग एनर्जी कम है, बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास यहाँ पर कम है, तो हम यहाँ पर बोल देते कि यार ये बाइंडिंग एनर्जी कम है तो न्यूक्लियस बड़ी जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, बड़ी जल्दी डिसइंटीग्रेट हमारे पास हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास कुछ इस तरीके का आपके पास क्या बन जाता है, कॉन्सेप्ट बन जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इस पे न्यूमेरिकल आएंगे यार, तुम देख लो यार, ये न्यूमेरिकल बहुत गंदे न्यूमेरिकल आएंगे। रीजन कि अगर मान लिया जाए कि मैं आपको सोडियम का एग्जांपल दे देता हूं और मैं आपको बोल देता हूं कि देखिए चलो जी सोडियम है आपके पास, ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं कि सोडियम 23 और ये 11 है, ठीक है, हमने लिख दिया इसको। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी कम होएगी वो उतना ज्यादा रेडियो एक्टिव होएगा। हाँ कह सकते हो बच्चे, बिल्कुल सही चीज। एक्चुअल के अंदर इसके बाद भी दिशा एक और पॉइंट है, ये हमारे पास इनिशियली हमारी सोच थी, हमारी सोच अच्छा कि अच्छा बाइंडिंग एनर्जी आ गई है, बाइंडिंग एनर्जी जितनी कम चाहिए होगी वो न्यूक्लियस उतनी जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि वो आपके पास उतनी जल्दी रेडियो एक्टिविटी की तरफ प्रस्थान कर जाएगा, ट्रेवल कर जाएगा, डिपार्चर कर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके साइंटिस्टों को पता लगा नहीं यार, कई बार होता है कि न्यूक्लियस पूरा डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, हाँ या ना, कई बार होता है कि वो सिर्फ अपने किसी एक न्यूक्लियन को, सिर्फ एक न्यूट्रॉन को बाहर निकालता है। तो उन्होंने बोला इससे भी इंपॉर्टेंट चीज एक और हो सकती है विच इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। उन्होंने बोला कि इसको छोड़ दो आप, बोला कि इसको छोड़ दो आप, क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी है तो इसको छोड़ दो, पर न्यूक्लियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे को उस वक्त रेडियो एक्टिविटी पे काम करना था। और हमने ये देखा कि कई बार न्यूक्लियस होता है वो आपके पास क्या करता है, जैसे अल्फा पार्टिकल डिके है तो वो हीलियम पार्टिकल जितनी एनर्जी को बाहर रिलीज करता है, यानी कि वो पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, वो एक न्यूक्लियन को बाहर छोड़ता है। तो दिशा इसके साथ साथ एक और चीज साइंटिस्टों ने बाद में डेवलप की जिनका नाम उन्होंने रखा
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, हम एडवांस करते गए कि अच्छा पहले तो हमें यही नहीं पता था कि न्यूक्लियस बनता कैसे है, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है। फिर जब न्यूक्लियस के बारे में समझ में आया तो प्रॉब्लम एक और क्रिएट होगी कि जो मास हम देखते हैं ओरिजिनल मास जो है बच्चों उससे अलग आ रहा है ना। फिर प्रॉब्लम में फंस गए। फिर हमने बोला भाई देखो भी ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो हम बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और आपके पास वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बावजूद भी स्टेबल बैठा हुआ है, वो प्रोटोन न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो किसी बोला कि न्यूक्लियर फोर्स लेके आओ, न्यूक्लियर फोर्स निकल गई नॉन कंजर्वेटिव, तो आइंस्टीन ने इसको नॉन कंजर्वेटिव वाले नेचर को किसके साथ जोड़ दिया, मास डिफेक्ट के साथ। उसने बोला ये जरूरी है, अगर मास डिफेक्ट नहीं होगा तो न्यूक्लियस कभी भी स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। अच्छा, फिर उसने बोला कि भैया फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा मास डिफेक्ट के साथ, क्या बोला गया, बाइंडिंग एनर्जी। फिर बाइंडिंग एनर्जी के बाद नया कॉन्सेप्ट आते गए और मतलब कि हम एक पॉइंट के ऊपर खड़े हो गए जहां पर न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर काम चल रहा है, और क्योंकि ये बहुत एनॉर्मस एनर्जी का सोर्स है, न्यूक्लियर जिसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब आपको पता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर आपको पता है, जहां पर एक छोटा सा भी यूरेनियम एनरिच्ड जो हमारे पास फ्यूल होता है, यूरेनियम एनरिच्ड जो फ्यूल होता है वो बच्चे पूरे शहर की लाइट दे सकता है विद द मिनिमम यूजेस। तो ये हमारी धीरे धीरे करके डेवलपमेंट है। बहुत बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत बहुत बच्चा हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है यार हमको लगता है कि अच्छा यार ये काम हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। आपको पता है आपकी जो दीवार है वो दीवार भी रेडियो एक्टिव होती है, जिस कमरे में आप बैठे हो, पता है इसके बारे में, उसके पीछे भी रेडियो एक्टिविटी चली हुई है। वहां पर जो फास्फोरस है वो लगातार बच्चे आपके पास डिसइंटीग्रेशन कर रहे। तो ये तो बच्चे नेचर का एक प्रोसेस है। बिल्कुल तूने सही कहा, बाइंडिंग एनर्जी रेडियो एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। पर पहले इस पॉइंट पर आते हैं दीक्षा, हमारे पास यहाँ पर ये 23 आ गया और ये बच्चा हमारे पास आ गया क्या, 23 और 11। अब अगर कोई पर्सन बोलता है कि भैया इसका मास कितने के बराबर है, तो कोई पर्सन क्या बोलेगा, अच्छा जी सर इसमें प्रोटॉन है 11 और 1.00073। अच्छा सर जी इसके अंदर हमारे पास 12, आपके पास न्यूट्रॉन है तो 1.000 और यहाँ पर मेरे पास कितने के बराबर आ जाएगा 8, आपके पास 3 या 8 2, कोई बात नहीं, वो कोई प्लस माइनस का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमारे पास, 8 होना चाहिए, 3 2 वगैरह चल पड़ता है। तो हमारे पास मास ऑफ द न्यूट्रॉन सॉरी मास ऑफ द न्यूक्लियस, जो ओरिजिनल मास है ना वो थोड़ा कम है। जो ओरिजिनल मास बच्चा हमारे पास आया वो हमारे पास थोड़ा सा कम आया, वो बच्चा हमारे पास 22 पॉइंट समथिंग आ गया। मतलब कि आपके पास मान लो 22 पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर 3 2 के बराबर आ गया। और इसकी वजह से हमने बोला इस न्यूक्लियस के अंदर एक बाइंडिंग एनर्जी एग्जिस्ट करती है, एक बाइंडिंग एनर्जी एग्जिस्ट करती है जो न्यूक्लियॉन्स को जोड़ के रखती है। अगर यही एनर्जी आप बाहर से प्रोवाइड कर दो, यही एनर्जी अगर आप बाहर से दे दो, तो ये न्यूक्लियॉन सबके सब, एक भी नहीं, सबके सब बच्चे इंफिनिटी की तरफ को चले जाएंगे। दिस इज नोन एज टू बी द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। अच्छा एक और चीज भी है बच्चे, पैकिंग फ्रैक्शन, एक और चीज है हमारे पास यहाँ पर जिसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन, याद रखो व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन। हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन, इसको पीएफ भी बोल देते हैं बच्चे, इट इज द रेशियो ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। हमारे पास नहीं, चलो पैकिंग फ्रैक्शन से पहले मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन करा दूं, वो पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, पर आपके पास न्यूक्लियॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बाइंडिंग एनर्जी required by the nucleon, required by a single nucleon, by a single nucleon to leave the nucleus, and never return, leave the nucleus and never return, and बच्चा हमारे पास never
रिटर्न, और ये बच्चा हमारे पास कभी भी वापस नहीं आता है। इसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब अब हमारे पास क्या है, ध्यान से समझिए। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय ए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके सीबीएसई, ये आपके जेई के लिए, और ये आपके नीट के लिए, इन तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, जेड एम पी प्लस ऑफ ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 931.5 आपके पास MeV डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या केमिस्ट्री के अंदर आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कोई ग्राफ समझा है? क्या वहां पर कोई ग्राफ आपको बताया गया है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक ग्राफ होता है? जी नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा। अब बच्चा बोलता है सर बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और सिंपल बाइंडिंग एनर्जी में क्या फर्क है, मैं समझाता हूँ। ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स है। तो ये मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे आपके पास न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, और अगर मैं इसको बाइंडिंग एनर्जी देता हूं, अगर मैं इसको बाइंडिंग एनर्जी देता हूं तो ये सभी के सभी न्यूक्लियॉन्स इंफिनिटी की तरफ को भाग जाते हैं। ये सभी के सभी न्यूक्लियॉन्स हमारे पास इंफिनिटी की तरफ को भाग जाते हैं, एक भी यहाँ पे नहीं रहेगा, यानी कि पूरा न्यूक्लियस आपके पास ब्रेक अवे हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर एक न्यूक्लियस है और ये इसके अंदर प्रेजेंट मेरे पास क्या न्यूक्लियॉन्स है, these are the nucleons, protons and the neutrons। और अगर मैं इसको बाइंडिंग एनर्जी पर आपके पास न्यूक्लियन देता हूं Be/E, तो बच्चे इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक न्यूक्लियन होगा जो इस न्यूक्लियस को छोड़ के कहां की तरफ को भाग जाएगा, टुवर्ड्स द इंफिनिटी, टुवर्ड्स द इंफिनिटी, टुवर्ड्स द आपके पास इंफिनिटी। तो ये फर्क है आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का और सिंपल बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी में सभी के सभी न्यूक्लियॉन्स इंफिनिटी पे भाग जाएंगे, और हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के अंदर, पर न्यूक्लियन के अंदर हमारे पास यहाँ पर जितने भी आपके पास न्यूक्लियॉन्स है उसमें से एक सिंगल न्यूक्लियन, एक सिंगल न्यूक्लियन बच्चे कहाँ की तरफ को भाग जाएगा, टुवर्ड्स द इंफिनिटी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर एक कर्व बनता है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व हमारे पास यहाँ पर बनता है। वी हैव द बाइंडिंग एनर्जी। बोलो बोलो बच्चे, बोलो ए जो है वो एरिया नहीं, ए एरिया नहीं है, एटॉमिक मास नंबर है लड़के। ए एरिया नहीं हो सकता ना बच्चे हमारे पास, ए एटॉमिक मास नंबर है बच्चे हमारे पास। ए क्या बच्चा हमारे पास, इसका एटॉमिक मास नंबर है बच्चे, ये वाला ए है ना, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो ये एक तरीके की एवरेज होगी कि एवरेजली बच्चा हमारे पास उसको कितनी एनर्जी मिलती है ना। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बच्चा हमारे पास आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है विच इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व हमारे पास जिसके वाई एक्सिस के ऊपर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है और यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर, ये हमारे पास एक कर्व है। सो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और ये हमारे पास इसका एटॉमिक मास नंबर। सो दिस इज द एटॉमिक मास नंबर। और हमारे पास ये कर्व बहुत इंटरेस्टिंग, ये हमारे पास यहाँ पर कर्व इस तरीके से आपके पास ये ऐसे करके कर्व आपके पास यहाँ से जाकर ऐसे चला जाता है। ये कर्व बच्चा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन। हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन 20 के बराबर है, और कई बच्चा हमारे पास ऐसे न्यूक्लियस होते हैं या एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन
आपके पास क्या हो जाता है 120। पहली चीज ये ऑब्जर्व की गई इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व से, पर न्यूक्लियन वाले से, यहां पर ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं बच्चे, फ्यूजन करते हैं, ये फ्यूजन करते हैं। फिर ये बात पता लगी जिनका एटॉमिक नंबर आपके पास ग्रेटर देन 1, आपके पास 20 है, ये सबके सब एलिमेंट क्या करते हैं, फिशन करते हैं। मतलब क्या हुआ, फ्यूजन का मतलब हुआ जहां पर दो एलिमेंट्स आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और जुड़कर आपके पास क्या बना रहे हैं, एक का नया एलिमेंट तैयार कर रहे हैं। हमारे पास फिशन का मतलब क्या आ गया, फिशन का मतलब हमारे पास आ गया जहां पर एक सिंगल एलिमेंट, आपके पास क्या हो रहा है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर आपस में क्या कर रहे हैं बच्चे, एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो रहे हैं। पॉइंट बच्चे हमारे पास ये है, ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं एक इंटरेस्टिंग चीज, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है बच्चे, ये करीबन होती है 8.8 आपके पास से यूनिट्स के बराबर, 8.8 यूनिट्स के बराबर, ये हमारे पास मैक्सिमम है। और ये पता है आपके पास किसके लिए होती है, दिस इज एक ऑफ द आयरन। आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है, आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे, 56 आपके पास हो जाता है। तो अब यहां से हमें एक चीज पता लगी, हमारे पास जितने एलिमेंट्स फ्यूजन करना चाहते हैं वो फ्यूजन करके इस मिड रीजन में आना चाहते हैं, और जितने बच्चे फिशन करना चाहते हैं वो फिशन करके उनके प्रोडक्ट इस रीजन के अंदर आना चाहते हैं। और इस रीजन को अगर हम बोलते हैं तो दिस इज द रीजन ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियाई, ये वो रीजन है जिसके अंदर न्यूक्लियाई आपके पास के स्टेबल। तो आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई निकला, यानी कि वो आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल है, ना तो वो फ्यूजन करता है ना वो फिशन करता है। बाकी क्यों करते हैं, क्योंकि उसने बीच वाले रीजन में आना। ये जो हमारे पास यहाँ पर आपको पीक्स एंड आपके पास वैलीज नजर आ रही है, इनको बोला जाता है मैजिक नंबर्स। ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, मैजिक नंबर्स। ये वो एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके आसपास की चीजें तो फ्यूजन कर रहे हैं पर ये फ्यूजन नहीं कर रहे, जैसे ऑक्सीजन, जैसे बच्चा हमारे पास ऑक्सीजन, जैसे बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर कार्बन C12, यहाँ पे पर्टिकुलर मैं बोल दूं C12, और ये ऑक्सीजन बच्चा हमारे पास 16 है और ये कार्बन बच्चा हमारे पास 12 है। लेकिन ये क्यों नहीं कर रही, ये बोला गया तो उनके पास कोई आंसर नहीं था, अभी तक कोई आंसर नहीं है, सिर्फ बोला गया इनके पास मैजिक नंबर्स है। और बोला गया क्या मैजिक नंबर्स है, तो बोलते हैं इवन नंबर ऑफ the even number of the protons and the even number of the neutrons। तो बोला गया इन इवन नंबर की वजह से इवन नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स हमारे पास ये दोनों क्या कर पाते हैं, स्टेबल हो पाते हैं। और ऐसे एक नहीं बहुत सारे केसेस है जो कि स्टेबल है, अनएक्सपेक्टेडली स्टेबल है, उनको अभी तक रीजन नहीं पता, वो सिर्फ निकल लेते हैं यहाँ से, अरे मैजिक नंबर है। अरे क्या होता है सर मैजिक नंबर, कि आपके पास इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इवन नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन्स है, इस वजह से ये मैजिक नंबर आ जाते हैं। ठीक, चलिए सो अभी हम शाम को मिलेंगे बच्चे, ये बात ध्यान रखना, और शाम को बच्चे हम बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें से हिस्ट्री वाली चीजें, न्यूमेरिकल पोर्शन बाद के अंदर शुरू होगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं आएगा।